मलेशिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई सारी संस्कृतियों का संगम है। यहाँ आपको आधुनिक इमारतों के बीच सदियों पुराना इतिहास देखने को मिलेगा। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते, मुस्लिम बहुसंख्या आबादी और साथ ही हिंदू मंदिर, चीनी त्योहार और आधुनिक पश्चिमी लाइफस्टाइल भी देखने को मिलेगी। आधुनिक देश के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे टॉपिक का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, शुरुआत में मलेशिया की जमीन पर कौन आया और देश बना कैसे। देश का इतिहास बहुत पुराना है। आज का आधुनिक मलेशिया बनने से पहले यहाँ पर अलग अलग जनजातियां, छोटे राज्य और समुद्री व्यापारिक साम्राज्य थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले यहाँ एस्ट्रोनेशियन लोग आए थे, जो कि हजारों साल पहले ताइवान और दक्षिण चीनी एरिया से नावों के जरिए एशिया में फैले। एस्ट्रोनेशियन वे लोग हैं जो एस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। इनकी मूल जड़ें ताइवान में पाई जाती है। लगभग 5000 से 6000 साल पहले ताइवान से इन लोगों का विस्तार हुआ और मलेशिया के आसपास इनकी बस्तियां बनने लगी। हालांकि एस्ट्रोनेशियन कोई धर्म नहीं बल्कि कई सारी जनजातियों का समूह था। उन्होंने खुद का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के छोटे बड़े द्वीप पर किया था। एस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार में कितनी सारी जनजातियां थी पूरी तरह से बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ जनजातियां जैसे कि ताइवान में आमिस, अतायल और बुनुन नाम की ताइवानी जनजातियां, इंडोनेशिया में सुंडानी, मनांगबाउ और बाली, मलेशिया में मलय लोग, मेडागास्कर में मलागासी और वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड में चाम लोग रहते थे। इस सभ्यता के लोग प्राचीन काल में बेहतरीन नाविक थे। उन्होंने आउटरिगर कैनो का इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा की थी, वो भी नौका के जरिए। चावल की खेती करना, सुअर पालना, कपड़ा बनाना और समुद्री ज्ञान उनकी सबसे बड़ी पावर थी। और इसी पावर की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के इलाकों में बसने वाले 11 देशों पर इन लोगों का साम्राज्य बढ़ता रहा। एस्ट्रोनेशियन सभ्यता की उत्पत्ति ताइवान से मानी जाती है। लगभग 4000 साल पहले वे समुद्री यात्राओं द्वारा मलेशिया तक पहुंचे और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री माइग्रेशन थी। मलेशिया पहुंचने के बाद उन्होंने चावल की खेती करना, सुअर पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। आज मलेशिया की मूल निवासी आबादी एस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार की है। यह माइग्रेशन धीरे धीरे हुई, जनसंख्या वृद्धि और बेहतर कृषि नौकायन तकनीक से संचालित थी। मलेशिया में एस्ट्रोनेशियन संस्कृति बाद में हिंदू बौद्ध प्रभाव, श्रीविजय साम्राज्य, इस्लाम और अन्य संस्कृति में एकजुट हुई। बोर्नियो नाम के छोटे से आइसलैंड पर प्राचीन जनजातियां आज भी पाई जाती है, लेकिन अभी तक मलेशिया नाम का कोई देश नहीं बना था, बल्कि एस्ट्रोनेशियन समुदाय के लोग अपनी संस्कृति, भाषा और व्यापार को विकसित कर रहे थे। 15वीं सदी का समय आ चुका था और यहाँ पर बना मल्लक्का सल्तनत, मतलब एक शक्तिशाली मलय मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी बना, जैसे कि मसाले, चीनी और भारतीय व्यापार। इस्लाम यहीं से फैला। साल 1511 के बाद यूरोपीय आगमन हुआ, जैसे कि पुर्तगाली आए, फिर डच और बाद में ब्रिटिश भी आए थे। सबने अपना अपना वर्चस्व जताने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश काल में ही आधुनिक मलेशिया का निर्माण हुआ। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने पूरे मलेशिया की जमीन पर नियंत्रण स्थापित किया था और पूरे एरिया को ब्रिटिश मलय नाम से जाना गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जापान ने यहाँ पर कब्जा किया, जिसके कारण साल 1948 में फेडरेशन ऑफ मलय बनाई गई, मतलब मलय संघ। 31 अगस्त 1957 का दिन फेडरेशन ऑफ मलय ब्रिटेन से स्वतंत्र हुई और मलेशिया देश का गठन शुरू हुआ। जैसे कि फेडरेशन ऑफ मलय के साथ सिंगापुर, बोर्नियो आइसलैंड और देश का सार्वक नाम का इलाका सब कुछ मिलकर फेडरेशन ऑफ मलय से फेडरेशन ऑफ मलेशिया बन गया। इसका मेन उद्देश्य था बड़े संघ का निर्माण करना, कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकना और आर्थिक मजबूती। लेकिन राजनीति और आर्थिक मतभेदों के कारण सिंगापुर बाद में अलग हो गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर एस्ट्रोनेशियन बस गए, फिर इस्लाम के कारण मल्लक्का सल्तनत बन गई, बाद में यूरोपीय कब्जा, ब्रिटेन का वर्चस्व बढ़ गया। लेकिन 1957 में फेडरेशन ऑफ मलय ब्रिटेन से अलग हुआ और आज मलय, चीनी, भारतीय और आदिवासी मिलकर एक देश बना। हालांकि मलेशिया एक बहुजातीय देश होने के बावजूद भी सबसे बड़ा ताकतवर देश है। मलेशिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी लोकेशन बनी। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास होने के कारण यहाँ पर हर साल व्यापारी आते जाते रहते हैं। विदेशी ताकतों ने कब्जा किया था और बाद में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बना था। देश के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? पुराने समय में चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आते थे, भारत से मसाले और कपड़े भेजे जाते थे, अरब से सुगंधित द्रव मतलब परफ्यूम और बाकी व्यापारिक सामान मंगाया जाता था। लेकिन कुछ जहाज भारत से चीन जाते थे, उन्हें स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरना पड़ता था, इसलिए मलक्का टैक्स वसूल करता था, जहाज को सुरक्षा देता था और बहुत अमीर बन गया। ठीक उसी तरह जिस तरह आज पनामा कैनल काम करता है, जहाज से टैक्स वसूल करके हर साल $1 बिलियन कमा लेता है। दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बाकी समुद्री रास्ते भी मौजूद है, जैसे कि सुंडा स्ट्रेट, लंबोक स्ट्रेट, मक्कासर स्ट्रेट और ओम्बाई वेटार स्ट्रेट। लेकिन इन सब में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दुनिया ने स्टेट ऑफ मलक्का को चुन लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय प्राकृतिक रूप से सबसे बेहतर और इफिशिएंट रूट बन गया था।
आसान शब्दों में कहा जाए तो इंडियन ओशन, जहां मिडल ईस्ट, यूरोप और इंडिया से ईस्ट एशिया, जहां चीन, जापान, कोरिया तक का सबसे डायरेक्ट और छोटा शॉर्टकट। जब यूरोपीय देशों की नज़र मलेशिया पर पड़ी तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिस पर कब्जा करने से लाखों का मुनाफा हो सकता है। इसलिए पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने स्टेट ऑफ मलक्का पर कब्जा किया था। लेकिन इन सब में ब्रिटिशों का नियंत्रण सबसे ताकतवर था। उन्होंने यहाँ पर रबर के बागान लगाए, टीन की खदानें खोली और भारत चीन से मजदूर बुलाए थे। टीन नाम का धातु होता है जिसका इस्तेमाल स्टील के डब्बों पर कोटिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सोल्डरिंग के लिए, बैटरिया और बाकी केमिकल में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खदानों में काम करने के लिए ज्यादातर भारत और चीन से मजदूर बुलाए थे। इसलिए आज भी मलेशिया में मलय, चीनी और भारतीय तीनों की बड़ी आबादी मौजूद है। मलेशिया और उसकी राजधानी कुआलालंपुर। देश का इतिहास 5000 साल पीछे ले जाता है, लेकिन राजधानी इतनी पुरानी नहीं है। कुआलालंपुर शहर सिर्फ 170 साल पुराना है। देश की कहानी और राजधानी की कहानी लगभग एक जैसी है। टीन माइनिंग से शुरू होकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक मल्टीकल्चर मलेशिया तक। आधुनिक मलेशिया को कुआलालंपुर की वजह से एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान मिली। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राजधानी का निर्माण टीन के खदान के कारण हुआ था। साल 1857 का समय देश के सिलंगोर राज्य के राजकुमार राजा अब्दुल्ला ने चीनी खदान के एक्सपर्ट करीब 87 लोगों को गोम्बक और क्लांग नदियों के संगम पर भेजा। शुरू में इलाका जंगल और मलेरिया का घर था, लेकिन टीन माइनिंग की वजह से तेजी से विकसित हुआ। टीन खदानों के एक्सपर्ट और व्यापारियों की मेहनत की वजह से जंगल का सुनसान इलाका एक छोटा सा व्यापारी केंद्र बन गया। क्लांग नदी के नाम पर इस एरिया को क्लांग नाम से पहचान मिली। मतलब हम शहर का नाम कैसे पड़ा और उसका क्या मतलब होता है, इस पर बात कर रहे। दो नदियों का संगम जैसे कि क्लांग और गोम्बक को मलय भाषा में कौला कहा जाता है और लामपुर का मतलब होता है कीचड़। इस तरह कुआलालंपुर का अर्थ होता है कीचड़ वाली नदियों का संगम। शहर का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि उसका लोकेशन उस जगह पर है जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है और एरिया पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। 1880 में इसे सिलंगोर राज्य की राजधानी बनाया, लेकिन बढ़ते हुए व्यापार की वजह से 1895 में राजधानी को फेडरेट मलय स्टेट्स मतलब एफएमएस की राजधानी घोषित किया। उस समय शहर का आधुनिकीकरण हो चुका था। ब्रिटिश काल में रबर प्लांटेशन और टीन ट्रेड की वजह से कुआलालंपुर आर्थिक केंद्र बन गया। साल 1901 के बाद दुनिया के कई सारे देशों में कब्जा, आक्रमण, साम्राज्य, बॉर्डर को लेकर तनाव और आज़ादी के लिए युद्ध चलते रहे। 1901 के बाद मलेशिया के इतिहास में 3 घटना घटी जिस पर जीत हासिल करने के बाद मलेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया के शान देशों में गिना गया। तीनों घटनाएं कौन सी थी? जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध और जापानी हमला 1941 से 1945 तक, मलायन इमरजेंसी 1948 से 1960 और आखिरी घटना इंडोनेशिया मलेशिया टकराव 1963 से 1966। इनमें से पहली घटना जापान का हमला। लेकिन क्यों? जापान को तेल, रबर, टीन जैसे संसाधनों की भारी भूख थी जो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया के एरिया में मिटाई जा सकती थी। इसी बात को आगे लेकर जापान ने ब्रिटिश कॉलोनियों पर हमला किया। जापानी सेना तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ी। ब्रिटिश सेना की हार हुई। पूरे मलय और सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। इस दौर में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भोजन की कमी और कई लोगों से मजबूरन मजदूरी करवाई। जापानी आक्रमणकारियों ने एशिया का समुद्री एरिया खास करके पूर्वी और दक्षिणी भाग को जीतकर वहां पर खुद का नियंत्रण स्थापित किया। राजनीति और सैन्य नेताओं को लगता था कि ब्रिटेन, अमेरिका और डच मलेशिया के संसाधनों पर राज कर रहे और खुद को अमीर बना रहे। इसमें वो खुद पीछे नहीं रहना चाहता क्योंकि दुनिया का हर देश उस समय अमीर बनना चाहता था। आसान शब्दों में कहा जाए तो जापान ने मलेशिया पर हमला उसके प्राकृतिक संसाधन भंडार के कारण किया था। मलायन इमरजेंसी 1948 से 1960। उस समय मलेशिया को मलाया नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन और मलायन कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एमसीपी देश की खुद की पार्टी, दोनों के बीच गुरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति तैयार हो गई। इस युद्ध को 16 जून 1948 को आपातकाल घोषित करके शुरू किया और 31 जुलाई 1960 को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया। लेकिन यह आपातकाल क्या था? देश की खुद की पार्टी एमसीपी ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन को उखाड़ फेंकने और मलाया समाजवादी सरकार की स्थापना करने का लक्ष्य बना लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मलाया की अर्थव्यवस्था खराब थी और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गई। मलायन कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी की जड़ें वास्तव में बड़ी संख्या में चीनी मजदूर, खदान कर्मचारी और प्लांटेशन मजदूरों में थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे चीनी प्रवासी मलाया लाए गए थे, खदानों में काम करते थे, लेकिन इन लोगों के पास मलेशिया की नागरिकता नहीं थी, बल्कि वो मजदूर लोग थे, सिर्फ काम के लिए लाए गए थे। मलायन कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत खास करके चीनी मजदूर और खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों में थी, लेकिन लोगों में भेदभाव, राजनीतिक अधिकारों की कमी और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव ने कई सारे लोगों को विद्रोह की ओर धकेल दिया। धीरे धीरे आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में बदल गया। इसके पीछे सिर्फ नागरिकता जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि कई सारे कारण थे, जैसे कि उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ गुस्सा, मजदूरों की खराब स्थिति, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे का अनुभव, उस समय दुनिया में फैल रही कम्युनिस्ट विचारधारा और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति से प्रेरणा भी मिली थी।
अब तीसरी और आखिरी घटना इंडोनेशिया मलेशिया टकराव 1963 से 1966। इस टकराव को कॉन्फ्रंटेंसी भी कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच चलने वाला एक अघोषित युद्ध जिसका केंद्र था बोर्नियो नाम का एक छोटा सा आइसलैंड जिस पर इंडोनेशिया खुद का नियंत्रण पाना चाहता था। युद्ध को और जटिल बनाने के लिए इंडोनेशियन सेना ने गुरिल्ला छापमार कार्रवाई, बॉर्डर के पार घुसपैठ, बमबारी करके बोर्नियो पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मलेशिया को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का साथ मिला, जिसके कारण इंडोनेशिया की हार हुई। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह टकराव इंडोनेशिया मलेशिया गठबंधन प्लस ब्रिटिश प्रभाव के बीच युद्ध का माहौल एक दक्षिण पूर्व एशियाई अध्याय था जिसमें इंडोनेशिया हार गया और मलेशिया का अस्तित्व कायम रहा। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।